Hello everyone, welcome to EduMask. I hope you all will be doing great. So today we will continue with our 7th lecture of FSI. आज हम इस लेक्चर में FSI के अलावा जो हमारी रेलेवेंट नेशनल बॉडीज़ है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. अगर आपको हमारे कोर्स को एक्सेस करना है तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल दैट इज EduMask 1008. कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं थ्रू आवर मेल ID 1008. तो चलिए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब आप इसको इन शॉर्ट कह सकते हैं अपेडा. ठीक है, तो अपेडा की जो फुल फॉर्म है वो है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि एस्टेब्लिश हुई थी दिसंबर 1985 में और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किया था. क्लियर. उसके बाद अब आता है हमारा कि ये अथॉरिटी किसको रिप्लेस होके बनी है. तो ये इसने रिप्लेस किया है किसको? प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को. ये अथॉरिटी प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को एक रिप्लेस करके अपेडा बनी है. ठीक है, और ये बनी है दिसंबर 1985 में, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किया है. क्लियर. अब इसको कौन सी जो मिनिस्ट्री है वो एक तरह से इम्प्लीमेंट करती है, वॉच आउट करती है, वो है हमारी कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो इसकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है. अपेडा की एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है. हेड ऑफिस जो है अपेडा का वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है. उसके बाद 12 रीजनल ऑफिसेज जो आते हैं हेड ऑफिस के अलावा, वो कहाँ कहाँ पर है? पहला मुंबई में है, फिर कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, गुवाहाटी, चेन्नई, कोची, चंडीगढ़, अहमदाबाद, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वाराणसी, भोपाल. ठीक है, तो ये सारे जो है रीजनल ऑफिसेज जो है ये डिफरेंट प्लेसेस पे सिचुएटेड है और हेड ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली में है. इसकी मिनिस्ट्री कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है. उसके बाद ये अथॉरिटी जो है ये रिप्लेस करके बनी है किसको? प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को रिप्लेस करके अपेडा बना है. ये एस्टेब्लिश हुआ था दिसंबर 1985 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. क्लियर हो गया. नेक्स्ट अब हमारा आता है ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स को मॉनिटर करता है, मतलब अपेडा के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं जिनको ये मॉनिटर करता है, जिन पे ये वॉच रखता है. तो कुछ शेड्यूल्ड प्रोडक्ट हैं जिसके बारे में मतलब अपेडा जो है वो मैंडेटरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है. सबसे पहला है हमारा फ्रूट वेजिटेबल और इससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं. मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, कन्फेक्शनरी बिस्किट बेकरी प्रोडक्ट्स, हनी जैगरी शुगर प्रोडक्ट्स, ओके, कोका एंड इट्स प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स एंड ऑफ ऑल काइंड्स, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस जो है वो. उसके बाद सेरेल्स प्रोडक्ट्स. उसके बाद ग्राउंडनट्स, पीनट्स, वॉलनट्स, पिकल, पापड़, चटनी. ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स हैं जिसको कि अपेडा हमारा मॉनिटर कर रहा है. और भी हैं, देखते हैं और कौन कौन से हैं. उसके बाद है गॉर्गम, उसके बाद है फ्लोरिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स, हर्बल एंड मेडिसिनल प्रोडक्ट्स. तो जितने भी ये सारे प्रोडक्ट्स हैं ये किसके अंदर आ रहे हैं? अपेडा के अंदर आ रहे हैं. वो इन प्रोडक्ट्स पे वॉच रखता है. उसके बाद हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जो हमें ध्यान में रखने ज़रूरी है. तो सबसे पहला हमारा आता है कि जो बासमती राइस है वो अपेडा एक्ट के 2nd शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है. ठीक है. उसके बाद अपेडा जो है वो मॉनिटर करता है जो शुगर का इम्पोर्ट होता है ना उसको भी. उसके बाद आता है कि अपेडा हमारा नेशनल एक्रेडिटेशन जो बोर्ड है उसके लिए सेक्रेटेरिएट की तरह भी फंक्शन करता है. क्यों? फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्रेडिशन ऑफ द सर्टिफिकेशन बॉडी, मतलब कि वो इम्प्लीमेंट कर सके जो सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं किसके अंदर जो आती है? नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के अंदर. किसके लिए? फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स. तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए जो सर्टिफिकेशन बॉडीज़ को एक्रेडिट करना है, इम्प्लीमेंट करना है उनको थ्रू नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, उसके लिए हमारा क्या है? अपेडा एज अ सेक्रेटेरिएट फंक्शन करता है. किसके लिए? नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड के लिए. क्लियर. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं हमारे जो कि एक्सपोर्ट किए जाने हैं वो तभी एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं अगर वो सर्टिफाइड हैं. किस तरीके से? कि जैसे प्रोडक्शन के टाइम पे, प्रोसेसिंग के टाइम पे, पैकेजिंग के टाइम पे वो सर्टिफाइड है. किस तरीके से? जिस तरीके के हमारे जो डॉक्यूमेंट है हमारे नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के अंदर उसके हिसाब से स्टैंडर्ड सेट है, तभी हम उस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं. क्लियर. मतलब सर्टिफाइड वे में वो मेंशन्ड होना चाहिए, जैसे कि डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है उस तरीके का स्टैंडर्ड अगर वो फॉलो करता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, तभी हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं. क्लियर. अब हमारे आते हैं अपेडा के फंक्शंस क्या क्या है. तो सबसे पहला फंक्शन ये है कि जो भी हमारे एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ हैं उनको डेवलप करना है और उनका प्रमोशन करना है. जो भी हमारे शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स है, जो भी हमने प्रोडक्ट्स देखे थे ना, जितने भी हमने एक लिस्ट देखी थी जिनको ये मॉनिटर करता है अपेडा, तो उनका जो एक्सपोर्ट और डेवलपमेंट है उसको एक तरह से प्रमोट करना है, उन इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना है. ये काम होता है हमारा किसका? अपेडा का पहला फंक्शन होता है. उसके बाद सेकेंड क्या होता है कि
रजिस्टर करना, जो एक्सपोर्टर्स होते हैं हमारे, जो शेड्यूल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उन एक्सपोर्टर्स को एक तरह से रजिस्टर्ड करना, किस तरीके से, किस बेसिस पे जो भी उनकी पेमेंट है, जो प्रिस्क्राइब पेमेंट है, उसको फॉलो अप करवा के और उनको रजिस्टर्ड करना एज एन एक्सपोर्टर। ये दूसरा काम होता है एपेडा का। उसके बाद थर्ड काम क्या होता है हमारा कि जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशंस हैं उनको फिक्स करना। जो भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जो शेड्यूल प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशंस को फिक्स करना फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, जिससे कि वो एक्सपोर्ट किए जा सके। ओके। थर्ड हमारा आता है कि जो हमारे स्लॉटर हाउसेस होते हैं जहाँ पे मीट और मीट प्रोडक्ट्स को बनते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, वहाँ पे जाके इंस्पेक्शन करना। और उसके बाद जो प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं, स्टोरेज प्रेमिसेस होती है, कन्वेयंस होते हैं, और भी जो प्लेसेस होते हैं जहाँ पे इस तरीके के प्रोडक्ट्स को हैंडल किया जाता है अच्छी क्वालिटी के लिए, वहाँ पे जाके इंस्पेक्शन जो है वो कौन करता है? एपेडा करता है। ठीक है, तो इंस्पेक्शन कैरी आउट करता है इन सारी जगहों पे जाके, जहाँ पे भी इन प्रोडक्ट्स को रखा जाता है या हैंडल किया जाता है फॉर एंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ सच प्रोडक्ट, कि इनकी जो क्वालिटी है इनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। उसके बाद जो भी हमने प्रोडक्ट्स देखे थे जो जिनको मॉनिटर करता है एपेडा, उनकी पैकेजिंग के बारे में ध्यान रखना, उनको पैकेजिंग को इम्प्रूव कराते रहना टाइम टू टाइम। उसके बाद जो मार्केट है हमारा, जो इंडिया के बाहर हम जहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से हमारे उस मार्केट को क्या करना, एक तरह से इम्प्रूव करना उन शेड्यूल प्रोडक्ट्स के लिए। फिर तीसरा आता है कि जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन है उसको प्रमोट करना और डेवलप करना। ठीक है, ये सारी बातें वो सिर्फ उन प्रोडक्ट्स के लिए कर रहा है जिनको वो मॉनिटर करता है। ठीक है, जो शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स थे, तो इसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं जो बात कर रही हूँ इन शॉर्ट उन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में कर रहे हैं। उसके बाद जो भी ऑनर्स हैं उस फैक्ट्रीज के जहाँ पे भी ये इन प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है या फिर पैकेजिंग की जाती है, प्रोडक्शन किया जाता है, प्रोसेसिंग की जाती है, एक्सपोर्ट किया जाता है, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं रिलेटेड टू दीज प्रोडक्ट्स, उनका जो स्टेटिस्टिक्स है उसको कलेक्ट करना, मतलब जितना भी उनका डेटा है उसको कलेक्ट करना, उसको कलेक्ट करके देखना कि किस तरीके का मतलब वो बिहेवियर या मतलब एक तरह से एक सीक्वेंस फॉलो अप कर रहे हैं और कैसे चेंजेस लाए जा सकते हैं। तो इस सारी चीज़ों को भी एपेडा ही देखता है। उसके बाद ट्रेनिंग जो है वो एक तरह से जो जितने भी शेड्यूल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग एक तरह से जनरेट करवाना वेरियस स्टेजेस पे और वेरियस एस्पेक्ट्स में, जो भी इंडस्ट्रीज इससे कनेक्टेड हैं शेड्यूल प्रोडक्ट से, उनके लिए ट्रेनिंग अवेलेबल कराना भी एपेडा का काम है। नेक्स्ट अब हमारा आता है कि मेंबर्स ऑफ एपेडा। तो सबसे पहला चेयरमैन होता है, चेयरमैन जो कि गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है। सेकंड आता है हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइजर, वो भी कहाँ से होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही होता है। थर्ड आता है हमारा एक मेंबर जो कि नीति आयोग को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही अपॉइंट किया जाता है। फिर आता है हमारा 3 मेंबर होंगे पार्लियामेंट के, जो कि 2 अपॉइंट होंगे लोकसभा से और 1 अपॉइंट होगा राज्यसभा से। उसके बाद आता है हमारा 8 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। 8 मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, और वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये हमारे जो अलग अलग सेक्टर्स हैं इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ये 8 सेक्टर्स हैं: एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फिर कॉमर्स, फाइनेंस, इंडस्ट्री, फूड, सिविल सप्लाई, सिविल एविएशन, शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट। ये 8 मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है इन अलग अलग सेक्टर्स में। उसके बाद जो 5 हमारे मेंबर्स होते हैं वो स्टेट और यूटी के रिकमेंडेशन पे मतलब एक तरह से अपॉइंट किए जाते हैं थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब स्टेट और यूटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस भी स्टेट और यूटी से वो कंसर्न है, मतलब जिससे भी रिलेटेड होंगे, उसके इसलिए कौन अपॉइंट करता है? उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है बाय रोटेशन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर को रोटेट कर करके 5 मेंबर जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट और यूटीज़ को। उसके बाद 2 मेंबर होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है फ्रॉम स्पेशलिस्ट एंड साइंटिस्ट। मतलब जो स्पेशलिस्ट और साइंटिस्ट डिपार्टमेंट है हमारे, जो किस किस फील्ड में? एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग फील्ड में, जो कि हमारे शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स हैं जिनको मॉनिटर करता है एपेडा, उन सेक्टर से स्पेशलिस्ट और साइंटिस्ट को अपॉइंट किया जाता है। उसमें से 2 मेंबर्स चूज किए जाते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट चूज करके अपॉइंट करती है फ्रॉम दीज सेक्टर्स: एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग। उसके बाद हमारा 7 मेंबर जो हैं वो अपॉइंट करे जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं हमारे किसको? सबसे पहले इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। उसके बाद सेकंड है हमारा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। थर्ड हमारा नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। फोर्थ है हमारा सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, फिर स्पाइसेस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, और फिर 7th हमारा आता है कैशू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो ये सारे जो भी हमारे बोर्ड्स हैं या फिर इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, वहाँ से 7 मेंबर, एक एक मेंबर लिया जाता है हर उससे, और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। वो इनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, सॉरी, इन सेक्टर्स को एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये 7 मेंबर्स अलग अलग।
कि मतलब एक होगा जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को, दूसरा होगा वो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड को, तीसरा नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन को। तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंट करते हैं और इनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। उसके बाद 12 मेंबर्स अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं हमारे किन किन इंडस्ट्रीज को, फूड एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट इंडस्ट्री, दूसरा क्या है हमारा मीट पोल्ट्री एंड डेयरी प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज को, थर्ड कौन सा है अदर शेड्यूल्ड प्रोडक्ट इंडस्ट्री जो इनके अलावा रह गई हैं उनको, फिर पैकेजिंग इंडस्ट्री को। तो ये 12 मेंबर्स जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू और ये रिप्रेजेंट करते हैं इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज को। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो वो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, जो डेवलपमेंट होता है ना हमारे स्टैंडर्डाइजेशन में, कि हमें टाइमली इसको डेवलप करना पड़ता है, जो हमारी क्वालिटी चेक होता है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन होता है, उसे टाइम टू टाइम जो वेरी होता रहता है, जिस हिसाब से हमारी फूड हैबिट्स चेंज होती है उस हिसाब से हमारा स्टैंडर्ड जो है फूड का वो चेंज होता रहता है। तो उस को एक प्रॉपर उसकी एक्टिविटी को जो एक मैनेज कर रहा है, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इसके डेवलपमेंट के लिए, वो कौन है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो कि सर्टिफिकेशन जो है हमारा गुड्स का, उसकी क्वालिटी, उसकी मार्किंग, उसके स्टैंडर्डाइजेशन को चेक करता है और उसको डेवलप करता है टाइमली। जो हमारा BIS था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो था, वो एस्टेब्लिश हुआ था 23 दिसंबर 1986 को बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986। ठीक है, जो एक्ट है हमारा वो कौन सा है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1986। इसके थ्रू 23 दिसंबर को हमारा BIS जो था वो एस्टेब्लिश हुआ था। A new Bureau of Indian Standards Act 2016 notified on 22 मार्च 2016। एक नया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 में नोटिफाई हुआ था 22 मार्च 2016 को, जो कि एक मतलब हैज बीन ब्रॉट इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 12 अक्टूबर 2000। मतलब ये हो तो गया था 22 मार्च 2016 को ही नोटिफाई, लेकिन ये जब फोर्स में आया, मतलब इसने जब शुरू किया, इसने एक तरह से लीगली जो काम करना शुरू किया, वो कब से शुरू किया, 12 अक्टूबर 2017 से शुरू किया। ये क्या है, एक न्यू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट है जो कि 2016 में आया था हमारा। और इसको जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री जो है इसके लिए, BIS के लिए, वो कौन सी है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो इसके चीज़ों को देखती है, BIS की चीज़ों को जो देखती है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री कहलाती है, वो कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको हर किसी की मिनिस्ट्री याद रखनी है, क्योंकि अब तक हमने पढ़ा है, जितने भी हमने पढ़े हैं, फसाई के लिए अलग मिनिस्ट्री है, अभी हम जो अपेडा पढ़ के आए हैं उसकी अलग अलग मिनिस्ट्री है, BIS के लिए अलग मिनिस्ट्री है। तो इसको ध्यान में रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जो हमारा न्यू BIS एक्ट आया, उसमें क्या क्या पॉइंट्स याद रखने के हैं, नोटिस में लाने के हैं, जो कि हाईलाइट्स हैं एक तरह से, तो उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि जो पोजीशंस BIS एज द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी, कि जो BIS था उसको नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी की तरह एक तरह से पोजीशन करता है। उसके बाद जितने भी मल्टीपल कंफर्मिटी असेसमेंट स्कीम्स होती हैं उसको ग्लोबल प्रैक्टिसेस के हिसाब से लाइन अप करता है। जैसे कंफर्मिटी असेसमेंट क्या हो गया कि जिस तरीके से लोगों की हैबिट्स जो बदल रही है ना, उस हिसाब से काम करना। तो ग्लोबली जो प्रैक्टिसेस बदलती हैं तो उस तरीके से हमारी स्कीम्स को हमें अपग्रेड करना पड़ता है, तो उसके लिए हमारा ये जो है ये अलाउ करता है। क्लियर। गवर्नमेंट को एनेबल करता है जस्ट टू ऑथराइज एनी एजेंसी अपार्ट फ्रॉम BIS टू सर्टिफाई एंड एनफोर्स कंफर्मिटी टू अ स्टैंडर्ड। मतलब इसके BIS के अलावा भी कोई एजेंसी है, ठीक है, उसको एनफोर्स करने के लिए कि जो मतलब जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी हमें स्टैंडर्ड्स में चेंज लाना है उसके लिए, है ना। तो गवर्नमेंट को ये एक तरह से अनेबल करता है, उसको करने के लिए एक तरह से आगे बढ़ाता है ना, उसको अथॉरिटी देता है। उसके बाद enables the government to include products under mandatory certification on ground of health, safety, environment, national security and prevention of deceptive practices। मतलब ये गवर्नमेंट को इस तरीके का एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, इस तरीके की चीज़ें बताता है जिससे कि वो जो प्रोडक्ट्स जो कि मैंडेटरी सर्टिफिकेशन के अंदर आते हैं, कि इनको जो भी प्रोडक्ट्स अब सेल होंगे या फिर हेल्थ इश्यूज जो भी प्रोडक्ट्स, मतलब स्टैंडर्ड सेट करना एक तरह से, उस स्टैंडर्ड को किस बेसिस पे, ऑन द ग्राउंड ऑफ मैंडेटरी, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है, वो क्या है, हेल्थ है, सेफ्टी है, एनवायरनमेंट है, नेशनल सिक्योरिटी है, और जो भी डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस हो रही हैं जिसमें कि धोखाधड़ी हो रही है और इस अच्छे से हमारे जो फूड हैबिट्स हैं उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो उसके लिए भी मतलब मैंडेटरी सर्टिफिकेशन होना चाहिए। उन प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करना चाहिए जो कि मैंडेटरी सर्टिफिकेशन के अंदर आते हैं, कि वो सर्टिफाइड हों ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरनमेंट। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा गवर्नमेंट जो है वो enables द गवर्नमेंट टू ब्रिंग हॉल मार्किंग ऑफ प्रीशियस मेटल आर्टिकल अंडर मैंडेटरी सर्टिफिकेशन, कि जो भी हमारे प्रीशियस मेटल आर्टिकल हैं वो हॉलमार्क हो, मतलब उसको हॉलमार्किंग के अंदर लाया जाए और अंडर मैंडेटरी सर्टिफिकेशन। उसके बाद
कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किस तरीके से, जैसे रिकॉल ऑफ नॉन कंफर्मिंग स्टैंडर्ड्स मार्क प्रोडक्ट। जो नॉन कंफर्मिंग स्टैंडर्ड मार्क प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि जो हमने पहले एक तरह से सेटअप किया कि कोई स्टैंडर्ड हमने बना रखा था और अब वो टाइम के साथ चेंज होने की ज़रूरत है, तो उसको रिकॉल करना, उसको दोबारा से एक तरह से रिव्यू करना। दूसरा क्या है, कंपनसेशन टू द कंज्यूमर एंड मोर स्ट्रिंजेंट पेनल प्रोविजन, जो बहुत स्ट्रिक्ट जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट करना, ठीक है, कंज्यूमर के लिए। तो ये कुछ हाइलाइट्स हैं हमारे जो नया BIS एक्ट आया है उसकी, मतलब कहीं ना कहीं वो अपग्रेड कर रहा है हमारा जो पुराना BIS था, उसमें जो जो हमारे एक तरह से फ्लॉज होंगे उनको उभार के ला रहा है, और जो हमें अपडेट रह के चलना है, जो हमारे लिए आज के हिसाब से जो कंफर्मिटी असेसमेंट के हिसाब से हमारी जो ज़रूरतें हैं, कि जो हर टाइम जो इंसान की हैबिट्स चेंज हो रही हैं, लोग चेंज हो रहे हैं, ग्लोबल प्रैक्टिसेस चेंज हो रही हैं, फूड हैबिट्स चेंज हो रही है, तो उसके हिसाब से हम अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर पाएँ। तो इसलिए अपग्रेडेशन के लिए हमारा ये न्यू BIS एक्ट जो है वो बनाया गया है। इसका हेड ऑफिस जो है वो नई दिल्ली में है। इसके 5 रीजनल ऑफिसेज हैं, कोलकाता ईस्टर्न, मुंबई वेस्टर्न, चंडीगढ़ नॉर्दर्न, चेन्नई सादर्न और दिल्ली सेंट्रल, ठीक है। तो ये 5 रीजनल ऑफिसेज हैं। उसके बाद फंक्शन जो है BIS के वो क्या क्या है, सबसे पहला कि ये प्रोवाइड करता है सेफ और रिलायबल और क्वालिटी गुड्स, ठीक है, सेफ रिलायबल और क्वालिटी गुड्स जो है प्रोवाइड करता है। मिनिमाइजिंग हेल्थ हजार्ड टू कंज्यूमर, की हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा कंज्यूमर्स के, इसका बहुत ध्यान रखता है। जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, उस तरीके का मतलब एक जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसको इस तरीके से फॉलो अप करवाना जिसमें कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। उसके बाद हमारा आता है कंट्रोलिंग प्रोलिफरेशन ऑफ वेराइटीज। प्रोलिफरेशन ऑफ वेराइटीज मतलब कि वेराइटीज का बहुत ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में बढ़ना, तो उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करके रखना, ये भी BIS का काम होता है। उसके बाद है प्रोवाइडिंग थ्रस्ट टू स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री ऑन वन हैंड एंड टू मीट द नीड्स ऑफ कंज्यूमर ऑन द अदर। एक तरह से जो हमारे स्टैंडर्डाइजेशन है या जो क्वालिटी कंट्रोल है, जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्री के लिए, उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है हमारा BIS, जिससे कि वो एक तरफ तो हमारी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो नीड है इंडस्ट्री की उसको भी देख सके, और एक तरफ जो कंज्यूमर की जो नीड है उसको भी मिला सके, मतलब दोनों के लिए एक तरह से दोनों को बैलेंस करके चलाने का काम क्या कर रहा है, BIS कर रहा है। अब हमारा है स्कीम्स जो BIS के अंदर आती हैं, हमारे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अंदर जो जो स्कीम्स आती हैं वो, सबसे पहला है प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम। तो ये एप्लीकेबल होती है जो हमारी जितने भी टेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं उन पे एप्लीकेबल है, विद सम प्रोडक्ट क्लासिफाइड अंडर कंपलसरी सर्टिफिकेशन, की कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके लिए कंपलसरी सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा सिस्टम सर्टिफिकेशन स्कीम। सिस्टम सर्टिफिकेशन स्कीम किस पे, जो सिस्टम पे या फिर जो प्रोसेस पे जो एप्लीकेबल है, क्लियर। उसके बाद थर्ड है हमारा फॉरेन मैन्युफैक्चर सर्टिफिकेशन स्कीम। ये उन पे एप्लीकेबल है जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो कि अपने प्रोडक्ट को इंडिया में सेल कर रहे हैं, उनके ऊपर ये स्कीम जो है वो लागू होती है। हॉलमार्किंग किसके लिए, जो भी आर्टिकल्स बन रहे हैं प्रीशियस मेटल से, जैसे गोल्ड सिल्वर से, जो भी हमारे आर्टिकल्स बनते हैं उन पे ये स्कीम एप्लीकेबल होती है कि हॉलमार्क होना चाहिए, है ना। जैसे आप गोल्ड खरीदते हो तो आप कहते हैं ना हॉलमार्क होना चाहिए, हमारा हॉलमार्क का ही गोल्ड खरीदेंगे, तो दैट इज द टाइप। उसके बाद है इको मार्क स्कीम, एप्लीकेबल फॉर प्रोडक्ट अफेक्टिंग और रिलेटिंग टू द एनवायरनमेंट, मतलब इको फ्रेंडली है ना, एक हमारा एक तरह से एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमारा होना चाहिए, तो उसके लिए ये स्कीम बनाई गई है कि जो प्रोडक्ट हमारे मतलब एक तरह से एनवायरनमेंट को मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, तो उसके लिए ये स्कीम एप्लीकेबल है। अब आता है हमारा नेक्स्ट एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल EIC। तो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल क्या है, ये एक ऑफिशियल एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन बॉडी है इंडिया के अंदर, जो कि इंश्योर करती है क्वालिटी और सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट्स को जो कि इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किए जाते हैं, क्लियर। EIC जो है वो सेटअप हुई थी अंडर द सेक्शन 3, मतलब सेक्शन 3 के अंदर ये जो है ये सेटअप हुई थी, किसने सेटअप की थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। किस एक्ट के थ्रू हुई थी, ये हमारा एक्सपोर्ट एक्ट, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1963, ठीक है। तो EIC वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्सपोर्ट एक्ट 1963। जो एक्सपोर्ट एक्ट है उसके सेक्शन 3 के अंदर हमारा ये मतलब जो एक्ट है उसके अंदर सेक्शन 3 जो आता है उसके अंदर हमारा EIC सेटअप हुआ है। इसका हेड ऑफिस जो है वो नई दिल्ली में है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है, EIC की एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो हमारा जो EIC है वो मतलब 5 एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन जो एजेंसीज हैं उनको कंट्रोल करता है, जो कि किसने एस्टेब्लिश करी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स
जो है हमारी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उसने एस्टेब्लिश करी है। अब ये 5 एजेंसीज कौन कौन सी हैं हमारी, मतलब कहाँ कहाँ पे है, चेन्नई, दिल्ली, कोची, कोलकाता एंड मुंबई में। और ये कौन से एक्ट के अंदर आती है हमारी, अंडर सेक्शन 7 ऑफ एक्ट, मतलब जो हमारा 1963 का जो एक्सपोर्ट एक्ट है उसके सेक्शन 7 के अंडर ये जो हमारी एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसीज है ये आती हैं, जो कि सारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है EIC का उसको देखती हैं ऑल ओवर द इंडिया जो है। अब हमारा आता है कि EIC के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, है ना, कि वो किस चीज़ को प्लेटफॉर्म मान के और फिर किन ऑब्जेक्टिव्स पे वर्क करता है। तो सबसे पहला है कि वो एक रिकॉग्निशन देना चाहता है किसके बारे में, इंडियन एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन सिस्टम के बारे में, किसको, जो हमारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स है उनके साथ, कि मतलब रिकॉग्नाइज किया जाए एक तरह से जो इंडियन एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन सिस्टम है उसको, है ना, क्यों मतलब एक तरह से उसका प्रमोशन करना। उसके बाद है टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन इम्पोर्टर्स, जो भी इम्पोर्टर्स हैं, हम एक्सपोर्ट तो कर ही रहे हैं लेकिन जो हमारे यहाँ पे इम्पोर्ट कर रहे हैं उनको भी एक तरह से कॉन्फिडेंस मिले ना, उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस जो है इंस्टिल करना, किसके बारे में, कि क्वालिटी और सेफ्टी ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट, कि हम जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट हम बाहर भेजते हैं उसकी क्वालिटी और सेफ्टी जो है वो 100% है। तो इस चीज़ के लिए इम्पोर्टर्स को भी कॉन्फिडेंस में लाना। उसके बाद है एक ऐसा एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना कंट्री के लिए, जो कि हमारी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको मीट कर सके और जो WTO की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए भी कंपैटिबल हो। ठीक है, मतलब हमें जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा तैयार करना है एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन का, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ के उनको भी मैच कर पाए, और जो WTO की रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके लिए हम कंपेटेबल हो सकते हैं WTO की रिक्वायरमेंट्स के भी, उस तरीके का हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें एक्सपोर्ट का। उसके बाद इंटरनेशनल फॉरेन प्रोजेक्ट्स जो हैं, है ना, उसमें पार्टिसिपेट करना, जो कि इंडियन इंटरेस्ट के लिए, मतलब इंडियन के लिए इंटरेस्टेड है, कि जिसमें इंडियन जो है एक्सपोर्ट जो है वो ऊपर बढ़ सकता है, उसमें बूम आ सकता है, तो ऐसे इंटरनेशनल जो फोरा हैं उसमें पार्टिसिपेट करना। क्लियर। उसके बाद है कि जो कैपेबिलिटी है मैन पावर की उसको भी एनहेंस करना थ्रू द ट्रेनिंग्स, जिससे कि वो इंटरनेशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं फूड और फूड की सेफ्टी और क्वालिटी की, जो एक्सपोर्ट किया जाता है फूड, उसको मीट कर सके। तो उसके लिए जो हमारा मैन पावर है उसको बहुत ट्रेंड होने की ज़रूरत है, जो कि इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके। ओके। अब EIC जो है वो हमारा कैसी कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कौन कौन सी सर्विसेज, तो सबसे पहला जो है वो सर्टिफिकेशन देता है क्वालिटी ऑफ फूड आइटम्स का, किसके लिए, जो एक्सपोर्ट होने वाले हैं उनको, किस के थ्रू द इंस्टॉलेशन ऑफ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, की एक फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है इंस्टॉल किया जाता है इन द फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का जो सर्टिफिकेशन जो है हमारा सर्टिफिकेट अथॉरिटी है उसको मैच करता है। उस हिसाब से जो हमारा क्वालिटी ऑफ फूड आइटम है वो चेक किया जाता है एक्सपोर्ट के लिए और उसको सर्टिफाइड किया जाता है। ठीक है, उसको EIC जो है सर्टिफाइड करता है। दूसरा है हमारा जो इशू करना डिफरेंट टाइप ऑफ सर्टिफिकेट, अलग अलग जो सेक्टर्स जैसे हेल्थ है, ऑथेंटिसिटी और भी सारे, किसको, एक्सपोर्टर्स को, जो कि एक्सपोर्ट की जो स्कीम है उसके अंदर आता है। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट हमारे एक्सपोर्ट करते हैं हम उसके लिए सर्टिफिकेशन देना, इशू करना, ये किसका काम है, EIC का काम है। उसके बाद हमारा जो ट्रेनिंग और टेक्निकल असिस्टेंस है वो मतलब जो इंडस्ट्री टू द इंडस्ट्री इन इंस्टॉलेशन ऑफ क्वालिटी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ हजार्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट एंड अदर रिलेटेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, लेबोरेटरीज टेस्टिंग। जो इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट कर रही हैं, जो मतलब जो फूड को एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसका कहीं ना कहीं जो क्वालिटी और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है उसको प्रॉपर चलाने के लिए, उसको अच्छे से काम करवाने के लिए हमें ट्रेनिंग और टेक्निकल असिस्टेंस की ज़रूरत है। और वो किस बेसिस पे होना चाहिए, कि जो हजार्ड एनालिसिस है, हमारे क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है और जितने भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे लेबोरेटरी टेस्टिंग है, उनको बेस मान के हमें एक ऐसा क्वालिटी और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करना है और उसके लिए हमें ट्रेनिंग और टेक्निकल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये सर्विसेज भी EIC प्रोवाइड करता है। हमारा सर्टिफिकेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ थ्रू इंस्टॉलेशन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम, वो एक क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करता है, किसके लिए, जो हमारी जो एक्सपोर्ट जो कमोडिटीज़ हो रही हैं, जो भी कमोडिटीज़ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके क्वालिटी को सर्टिफाइड करने के लिए, वो उसके लिए सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है EIC बाय इंस्टॉलिंग द क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम। अब आता है हमारा मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, एमपैडम, मतलब ये जो है हमारी एक नोडल कोऑर्डिनेटिंग स्टेट ओन्ड एजेंसी है जो कि प्रमोट करती है मरीन प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे, उनको एक्सपोर्ट करते हैं जो हम इंडिया से, उसमें मतलब मैंडेट टू प्रमोट द मरीन प्रोडक्ट इंडस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंट्री।
मतलब एक तरह से जो मरीन प्रोडक्ट्स हैं, जो मरीन प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री है, उसको एक तरह से प्रमोट करके और उसकी कंट्री से एक्सपोर्ट करना, जो मरीन प्रोडक्ट्स हैं हमारे जितने भी मरीन प्रोडक्ट्स हैं। क्लियर। एम्पेडा जो है वो सेटअप हुई थी थ्रू एम्पेडा एक्ट 1972 अंडर सेक्शन 4 ऑफ एम्पेडा एक्ट 1972। तो एम्पेडा जो है वो सेटअप हुई है एम्पेडा एक्ट के थ्रू अंडर द सेक्शन 4, और ये जो एक्ट था ये फंक्शनल हुआ था 20 अप्रैल 1972 से। जो एम्पेडा की एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है वो कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोची केरला में। अब हम पढ़ेंगे एम्पेडा के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है उनको रजिस्टर करना, किसके लिए? सी फूड एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए। उसके बाद है हमारी ट्रेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उनको ब्रॉडकास्ट करना, ठीक है, उनको एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना, फैलाना। उसके बाद आता है हमारा इंडियन मरीन प्रोडक्ट्स जो हैं, जो ओवरसीज मार्केट है उनमें उनको प्रमोट करना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स, ऐसी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना जो कि हमारे मरीन इंडस्ट्री है या फिर एक्सपोर्ट जो इंडस्ट्री है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि एक्वा कल्चर को प्रमोट करना, जो कि हमारे एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है, उसको इम्प्रूव कराने के लिए, उस मार्केट को इंक्रीज कराने के लिए। और ये किस तरीके से हो सकता है? हैचरी डेवलपमेंट, न्यू फार्म डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्पीसीज एंड अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मतलब इन सारी चीज़ों की हेल्प से हम हमारे एक्सपोर्ट प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। अपने डीप सी फिशिंग प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करना, किस तरीके से? थ्रू टेस्ट फिशिंग, जॉइंट वेंचर्स एंड अपग्रेडेशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ फिशिंग। मतलब फिशिंग की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हमें अपने जो इक्विपमेंट्स है उनको अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। जॉइंट वेंचर, मतलब फिशिंग टेस्ट करना एक तरह से। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम प्रमोट करेंगे तो उससे हमारा जो डीप सी फिशिंग प्रोजेक्ट है वो प्रमोट होगा। नेक्स्ट क्या है? मार्केट प्रमोशनल एक्टिविटीज़ एंड पब्लिसिटी। मतलब मार्केट प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करें, पब्लिसिटी करें, ठीक है। तो उससे भी हमारा एक तरह से जो एक्सपोर्ट ट्रेड है हमारा सी फूड का वो भी बढ़ेगा, हमारी जो मरीन इंडस्ट्री है उसमें भी बूम आएगा। तो ये सारे फंक्शंस कौन करता है? एम्पेडा करता है। ये टाइमली ये चेक करता है कि किस तरीके से वो अपने जो मरीन प्रोडक्ट्स हैं, इंडियन मरीन प्रोडक्ट्स हैं, उसको प्रमोट कर सकता है, किस तरीके से अपने ट्रेड इन्फॉर्मेशन को दे सकता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को भी रजिस्टर करता है, ठीक है। ये सारे फंक्शंस किसके हैं? एम्पेडा के। और क्या फर्दर हमारे पॉइंट्स हो सकते हैं? तो सबसे पहला क्या है? इंस्पेक्शन ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स। मतलब जो भी हमारे मरीन प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं उनका इंस्पेक्शन करना, उन मतलब जैसे जो रॉ मटेरियल है, फिक्सिंग स्टैंडर्ड्स हैं, स्पेसिफिकेशन है, ट्रेनिंग, रेगुलेशन, इन सारी चीज़ जो नेसेसरी स्टेप्स हैं जो कि हमारे क्वालिटी ऑफ सी फूड को एक तरह से जो ओवरसीज मार्केट है उसमें मेंटेन करवा सकते हैं। वहाँ पे हमें मतलब एक तरह से बने रहने के लिए हमें अपनी जो क्वालिटी है उसको और इम्प्रूव करके रखना है। तो इसके लिए हमें मरीन प्रोडक्ट्स का इंस्पेक्शन करना चाहिए, ठीक है। जो फिशरमैन है, हमारे फिश प्रोसेसिंग वर्कर्स हैं, एक्वाकल्चर फार्मर्स हैं या और कोई स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ट्रेनिंग देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्या है? कंडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर द एक्वाकल्चर ऑफ एक्वेटिक स्पीसीज हैविंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल थ्रू राजीव गांधी सेंटर फॉर एक्वाकल्चर। मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट कंडक्ट करना किसके लिए? जो एक्वाकल्चर के अंदर जो एक्वेटिक स्पीसीज आती हैं उनके लिए, जिनके अंदर एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, जिनको हम बाहर मतलब भेज सकते हैं और जिनको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उनको एक तरह से उनके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट कंडक्ट किया जाता है। कहाँ पे? राजीव गांधी सेंटर फॉर एक्वाकल्चर पे, ठीक है। कंडक्ट एक्सटेंशन एंड अवेयरनेस एक्टिविटी, ट्रेनिंग एक्सेट्रा थ्रू नेटवर्क फॉर फिश क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल फिशिंग एंड नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर। मतलब इन दोनों जो हमारी ब्रांचेज हैं, नेटवर्क फॉर फिश क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल फिशिंग और दूसरी क्या है? नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर। इनके थ्रू हम जो एक तरह से अवेयरनेस एक्टिविटीज़ या ट्रेनिंग प्रोग्राम ये सब क्या है? कंडक्ट करवा सकते हैं या ये कंडक्ट करवाए जाते हैं थ्रू एम्पेडा, ठीक है। ये जो दोनों हैं हमारी ब्रांच, ये हमें एक तरह से अवेयरनेस एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं फॉर द जो हमारे एक्वाकल्चर फार्मर्स हैं या फिश प्रोसेसिंग वर्कर्स हैं या फिशरमैन्स हैं, उनकी ट्रेनिंग में ये हमारे हेल्प कर देते हैं। उसके बाद है टू प्रिस्क्राइब फॉर इटसेल्फ एनी मैटर रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग एंड ऑगमेंटिंग द सी फूड एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंट्री इन द फ्यूचर।
मतलब कोई भी मैटर जो कि रिक्वायर है, जो कि हमारे जो सी फूड एक्सपोर्ट है उसको प्रोटेक्ट करके रखे और उसको बढ़ाने में हेल्प करे, ऐसी जो भी प्रिस्क्रिप्शन होगी, ऐसा जो भी एक तरह से जो भी एक नया पॉइंट, वैलिड पॉइंट लेके आए, तो उस जिससे कि हमारा जो एक्सपोर्ट है, सी फूड एक्सपोर्ट है, वो फ्यूचर में इंक्रीज करे, वो भी कौन देखता है? एम्पेडा देखता है, और वही प्रिस्क्राइब करता है नई नई या स्कीम्स लेके आए या कोई भी चीज़ें जो ज़रूरत है जिसकी। अब हमारा आता है स्पाइसेस बोर्ड। स्पाइसेस बोर्ड जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारा प्रमोट करने में या डेवलप करने में हेल्प करती है हमारा जो बिजनेस है इंडियन स्पाइसेस का। जो स्पाइस बोर्ड है वो एक इंटरनेशनल लिंक है इंडियन एक्सपोर्टर्स और जो बाहर के इम्पोर्टर्स हैं उसके बीच में, मतलब जो अब्रॉड इम्पोर्टर्स हैं और इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उनके बीच में एक इंटरनेशनल लिंक बना के रखता है स्पाइस बोर्ड। ठीक है, तो ये हमारे इंडियन स्पाइसेस के जो एक्सपोर्ट है उसको प्रमोट करने के लिए और उसके एक्सपोर्ट को डेवलप करने के लिए जो एक बोर्ड बनाया गया है वो है स्पाइसेस बोर्ड। जो स्पाइसेस बोर्ड है वो हमारा कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? 26 फरवरी 1987 में अंडर द स्पाइसेस बोर्ड एक्ट 1986। मतलब स्पाइसेस बोर्ड एक्ट 1986 के थ्रू हमारा जो स्पाइसेस बोर्ड है वो गठित हुआ था। कब? 26 फरवरी 1987 में। इसकी जो मिनिस्ट्री है, जो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है वो कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसका हेडक्वार्टर भी कोची, केरला में है। अब क्या क्या फंक्शन है स्पाइस बोर्ड के? सबसे पहला तो दे रखा है हमारा कि रिसर्च डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केटिंग। जो डोमेस्टिक मार्केटिंग है उसको रिसर्च करना, उसको डेवलप करना, रेगुलेट करना। किसके लिए? फॉर स्मॉल एंड लार्ज कार्डेमम। इलायची जो होती है हमारी, छोटी वाली और बड़ी इलायची, उसके लिए जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको मतलब पूरी तरह से एक तरह से उसका रिसर्च करना, उसको डेवलप करना, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो अप करना, ये फंक्शनिंग आती है स्पाइस बोर्ड के अंदर। दूसरा क्या है हमारा? पोस्ट हार्वेस्ट इंप्रूवमेंट ऑफ ऑल स्पाइसेस। जितने भी हमारे स्पाइसेस हैं हार्वेस्टिंग के बाद उनकी जो क्वालिटी है उसमें इंप्रूवमेंट लाने का जो के लिए जो है वो स्पाइस बोर्ड ही रिस्पॉन्सिबल है कि उसकी मतलब क्वालिटी का चेक किया जाता है। प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ स्पाइसेस। जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है उसको प्रमोट करना, प्रोसेसिंग और सर्टिफिकेशन ऑफ स्पाइसेस, ठीक है, उसको प्रमोट करने का काम स्पाइसेस बोर्ड का है। डेवलपमेंट ऑफ स्पाइसेस इन द नॉर्थ ईस्ट, की नॉर्थ ईस्ट में जो स्पाइसेस की जो हार्वेस्टिंग है या फिर जो कल्टीवेशन है वो बढ़े, उसके लिए उसको देखना भी। प्रोविजन ऑफ क्वालिटी एवेल्यूएशन सर्विसेज, जो क्वालिटी को इवॉल्व एक तरह से वो करती हैं, इवेल्युएट करती हैं, उसके लिए जो हमारे जो प्रोविजंस हैं वो भी कौन देखता है, कौन बताता है? हमारे स्पाइसेस बोर्ड बताता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए जो भी जितने भी हमारे स्पाइसेस हैं उसका एक्सपोर्ट के प्रमोशन के लिए हम किस तरीके से मतलब सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे स्पाइस बोर्ड जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो ऐड ऑन करता है। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, क्वालिटी अपग्रेडेशन, ब्रांड प्रमोशन, ठीक है, जो भी ब्रांड है हमारी उसको प्रमोट करना है, क्वालिटी का अपग्रेड करना है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, उससे हमारा एक्सपोर्ट प्रमोट होगा हर स्पाइसेस के लिए। उसके बाद हमारा है और चौथा क्या आता है हमारा? रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ओके, तो ये सारी फंक्शनिंग जो है वो स्पाइसेस बोर्ड करता है कि जो अभी हमारे स्पाइस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे कि इसका जो एक्सपोर्ट है वो बढ़े, जो हमारा एक इम्प्रूवमेंट आए एक्सपोर्ट का, जो प्रमोशन है उसमें मतलब एक तरह से इम्प्रूवमेंट हो, इंक्रीमेंट हो, तो उसके लिए जो स्पाइस बोर्ड है वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस। अब मिलेंगे नए लेक्चर में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।